आपको पता है अब से आज 7 तारीख है, 8 तारीख के बाद 9 तारीख को जी बजट आ रहा है और सब परेशान हैं कि बजट कैसा होगा, कितने टैक्सेस लगेंगे, क्या होगा, ये वही सिचुएशन हो गई। प्लीज 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 लेट मी टेल पीपल, ये वही सिचुएशन हो गई कि जैसे मैं बजट बनाने जा रहा हूँ और मेरी तनख्वाह ना आए, है ना, और तनख्वाह देने वाले शराइत रखें। तनख्वाह आ गई आपकी? नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, वो तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि ये सूरत हाल और आपके पास जो बची कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं वो भी खत्म। अब आप सोच रहे हैं उससे महीना कैसे निकालें। अच्छा, पहले हम बात किया करते थे, अज़राए मजाक होता था कि कोई भी चीज़ होती थी हम कहते थे कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। हाँ। अब तो मुझे लगता है कि ये साथ IMF के मुआहदे तक उधार बंद है। वाह वाह वाह, अशफाक ने क्या नया मुहावरा, यही हो रहा है ना, नया स्लोगन निकाला। मतलब एक के बाद एक शर्त आपने पाकिस्तान को समझ क्या रखा है भाई। वैसे ये बातें आप घाना को दे रहे हैं, आप श्रीलंका को पैसे दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं यार, बांग्लादेश को बांग्लादेश को दे रहे हैं जो खुद उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है, लेकिन आप पाकिस्तान का सोच ही नहीं रहे। फिर आप कह रहे हैं जी अपने हालात सुधारें, तो अगर हमारे हालात सुधर जाएंगे तो हमें पैसे की जरूरत क्या होगी? हम फिर आपके पास क्यों आएंगे, हम आ इसलिए रहे। अच्छा जी, तो ये सियासी बहरान के साथ साथ अशफाक ने पूरी मंजरकशी कर दी कि माशी बहरान क्या है जिससे निपटना हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ताहाल बहाल ना हो सका, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 30 जून को ये मुआहदा जब 9th रिव्यू जो है जी ये एक्सपायर होने जा रहा है, और एक बार फिर डिफॉल्ट के खतरात मंडलाने लगे। नए बजट पर इख्तिलाफ राय की वजह से स्टाफ लेवल मुआहदा फिर खटाई में पड़ गया है, और 14 जून तक होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जो शेड्यूल दिया गया है, जो इजलास हो रहा है IMF का, उसमें पाकिस्तान का मामला शामिल ही नहीं है। तो अंदाजा करें, उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने MD से बात कर ली IMF की, और वजीर आजम कल भी ये कह रहे थे कि वो पुरुम्मीद हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं लग रहा। वो आम वाली बात ठीक थी या ऐसे मीम्स थे वो? अच्छा, आम का तोहफा वो लेके गए थे, हाथ में नहीं लेके गए। हाँ, वो तो मीम्स थी ना अशफाक, आप रियलिटी और फेक पिक्चर में थोड़ी सा डिफरेंशिएट कर लेना। माय अपॉलॉजीज। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बड़ा जान लेते हैं कि हो क्या रहा है। खुर्रम भाई, आपसे हम बात करते हैं और अक्सर जो है ये दर्द सर बन गया है, लेकिन ये जो मुतालबा है ये वही है जिस पर आप और मैं या सदफ और हम कई दफ़ा बात करते रहे हैं। वो जो बात उन्होंने की है डू मोर, जिसको कहा जा रहा है कि एक तो ये है कि अपने अखराजात पर बड़ा कट लगाना होगा, और दूसरा आमदन और महसूलात बढ़ाने होंगे, सब्सिडी महदूद करनी होगी। अच्छा, ये जो हम अखराजात पर कट की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि इस पर आप अग्री करेंगे कि ये तो वाक़तन इनको करना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स लगाना चाहते हैं, महसूलात बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको मैनेज किस तरह से करना है और अपने एक्सपेंडिचर जो है उनको कैसे कम करना है, इस पर कोई गौर नहीं करता। तो यह जाहिर है कि ये आलमी मालियाती इदारे के लिए भी कंसर्निंग होगा। जी जी बिल्कुल होगा, और इसमें देखें, पहले तो गुड मॉर्निंग टू देखें, इसमें बिल्कुल कंसर्न होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि देखें हम ये बात करते आए हैं कि एक्सपेंडिचर जो है ना वही प्रॉब्लम है, टैक्सेस से मसला नहीं है। हर आदमी टैक्स दे रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स, जी इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी पानी की बोतल लेने जाता है तो उस पर टैक्स देता है। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आप 30% उस पर टैक्स दे रहे हैं। कभी सेल्स टैक्स है, कभी इनकम टैक्स है, कभी एक्स्ट्रा टैक्स है, कभी TV टैक्स है, कभी केबल टैक्स है, फिर इंटरनेट पे आप बहुत टैक्सेस दे रहे हैं, आप अपने फोन पे टैक्सेस दे रहे हैं, आप अपने फोन की सर्विसेज पे टैक्सेस दे रहे हैं 34%। तो टैक्सेस तो हर आदमी इनडायरेक्ट दे रहा है, और बर्डन तो टैक्स का नहीं डाल सकता बताने भी। हत्ता कि यहाँ तक आ चुकी है बात कि जो पिछले साल ये कहा गया था कि कॉर्पोरेट पे सुपर टैक्स जो होगा 1 टाइम 10%, वो भी उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए कमिटमेंट नहीं है ना, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि सही जगह टैक्सेस लगाएं, जिसमें 3-4 एरियाज हम पॉइंट आउट करते आए हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर 20% इकोनॉमी का और 1% टैक्स देता है। इसी तरह रिटेल सेक्टर 20% इकोनॉमी का 1% टैक्स देता है, यानी कि 40% इकोनॉमी का अगर 2% टैक्स देता है तो रिमेनिंग 60% इकोनॉमी का 98% टैक्स दे रहा है। तो भाई आप टैक्सेस को सही जगह लाएं। रियल स्टेट है, एग्रीकल्चर है, प्रॉपर्टी है, उसके अलावा आपके पास जो है वो और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप टैक्स लगा सकते हैं। रिटेल सेक्टर जैसे मैंने कहा, तो टैक्सेस अपनी जगह हैं। मसला एक्सपेंडिचर का है। अगर आप एक साल में 500 अरब रुपए से लेकर 1 खरब रुपया अगर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज पे लगा सकते हैं और उस पर आप झोंक सकते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स आपको पता है वोट बैंक है वहाँ पे, और PIA हो या वापदा हो या रेलवेज हो, तो इनको आप खसारे से निकालें या खसारे को एटलीस्ट कम करें, जहाँ पे आपके खर्चे कम होंगे। उसके साथ आप देखें, आपका 1.3 ट्रिलियन 1300 अरब रुपए का
पेंशन का खर्चा है साल का, उसको आप क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ की कॉन्ट्रीब्यूशन हो और आहिस्ता आहिस्ता बर्डन कम हो। तीसरी चीज ये कि आप हायरिंग क्यों कर रहे हैं, अब हायरिंग खत्म करें, कम करें। गवर्नमेंट के 5 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनको क्यों नहीं जो है वो किसी तरह से कम किया जाता है या एफिशिएंसी लाई जाती है, उससे कितना बड़ा बर्डन है इकोनॉमी पे, इनएफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा आपके पास जो है टैक्सेस जैसे मैंने कहा कई तरह से उठाए, और फिर आप सब्सिडीज क्यों नहीं कम करते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडीज की जगह डायरेक्ट सब्सिडीज दें। आम आदमी को अगर सब्सिडी चाहिए तो उसके अकाउंट खुलवाएं बैंक से, उसको उस पर ट्रांसफर करें। इंडिया ने ये किया, इंडिया ने 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल दिए थे अपने ज्यादातर आवाम की। तो आज फायदा उनका ये है कि वो डायरेक्ट सब्सिडी भी देते हैं और वो डिजिटाइजेशन भी हो गई और डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई। तो देखिए बहुत सारे हल हमारे पास हैं, अगर हम इस बजट में ये कुछ कर सकें इससे 2 फायदे होंगे। IMF भी ऑनबोर्ड आएगा, बजट के बाद आ सकता है कि यानी कि अगर हम इस तरह का बजट पेश करें खुर्रम, जो आप छोटी सारी फहरिस्त गिना रहे हैं, इनमें से अगर हम 80% भी कर लें तो IMF फिर मान जाएगा, फिर मुआहदा होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। और एक और पॉइंट था एनर्जी का। एनर्जी में भी आप 500 अरब रुपया पूरे साल का जो है झोंक रहे हैं और 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, उसमें 1.5 ट्रिलियन का आपका गैप है। तो इन चीजों को आप हल करेंगे तो बिल्कुल मानेगा ना, वो क्यों नहीं मानेगा। मतलब आपके वो कंडीशन यही लगाता है अगर एक्सपेंडिचर कम करें तो आप कम करें। और मैं ये कहूंगा कि यहाँ टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है हमारे, हम टैक्स कर करके इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं इकोनॉमी को, और हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम टैक्स कर करेंगे, खर्चे ही कम करने हैं, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। PhD की मैं बात करता हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात कर लें, वो एक इतना बड़ा जो है वो खड्डा है कि जहाँ पे 10,000 अरब के प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनकम्प्लीट हैं। तो वो तो सिर्फ आप या तो इलेक्टेबल्स को जो है वो इनकरेज करने के लिए PhD देते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इतनी डेवलपमेंट आ रही है 900 अरब की, 1000 अरब की, वहाँ तो आप कुछ करते तो नहीं है, तो क्यों आप उसको इतना वहाँ पे खर्चा करते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होते, इकोनॉमी को भी फायदा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें आप करें तो क्यों नहीं IMF ऑन बोर्ड आएगा। मतलब IMF कोई ऐसा तो नहीं कर सकते ना दुनिया में कि जी आप डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि IMF का कर्जा आप चौथे बड़े IMF की जो है ना वो क्लाइंट है, तो आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये कहेगा कि चीजें तो सीधी करें आप, और इस पता हूँ सीधी करवाएगा आपको, जैसे वो श्रीलंका से करवा रहे हैं। हर क्वार्टर में उस पर टारगेट्स हैं, हर लेकिन अगर हम IMF की डिमांड से क्लोज बजट पेश करते हैं, बजट बनाते हैं, तो फिर आवाम के लिए क्या उसमें रिलीफ होगा? और आवाम को भी तो मुतमईन करना है। जो ये मुश्किल फैसलों की बात होती है, रिलीफ की बात होती है, तो इस हुकूमत ने एक जिम्मा ये भी तो लिया हुआ है। तो आप कहाँ देखते हैं फिर सारी सिचुएशन को? बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ना करें, अगर IMF के हिसाब से बजट बनेगा बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें आवाम के लिए रिलीफ। और ये रिलीफ अगर ऐसा होगा जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सिडी दे देंगे और आप खुल के कहेंगे जी सब चीजें मुफ्त हैं, और जहाँ पे बेनिफिट देना चाहिए, जैसे सैलरी क्लास का बेनिफिट खत्म किया या म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट खत्म किया, कैपिटल मार्केट्स का बेनिफिट खत्म किया, तो ये बेनिफिट खत्म ना करें। ये तो बेचारे सैलरी क्लास खासतौर पे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उनको फायदा मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, IPO में इन्वेस्ट करते थे, ये सारे इस तरह के बेनिफिट जरूर देने चाहिए। अच्छा। उससे लाजमी और इंडिविजुअल्स के साथ साथ कॉर्पोरेट्स को भी दें। आप इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है आपके जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के तो आप बेनिफिट दें, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टैक्सेस सही जगह लगाएंगे ना तो यहाँ क्या बेनिफिट दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है लगाएंगे तो बेनिफिट खुर्रम साहब, एक और चीज़ भी है कि एक तो ये है कि ज़रा इस पे, क्योंकि शायद खाकान साहब ने इससे मुतालिक बात की थी जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, मसला आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ एक तो इकॉनमी और डायरेक्ट रिलीफ या सब्सिडी का भी है, और दूसरा प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म ना होने की वजह से भी जो इफ़ेक्ट है वो ट्रिपल हो जाता है किसी भी महंगाई की सूरत में। यानी कि कोई 1% अगर चीज़ महंगी होती है तो वहाँ पर वो उसको 10% महंगी कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोग मज़ीद सफ़र करते हैं। देखिए, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए जिस पर आप मार्केट को कंट्रोल ना करें, बल्कि जो हॉर्डर्स हैं या जो ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं बीच में जो कि फायदा उठा लेते हैं, प्रॉफिटियरिंग करते हैं, उनको आप पकड़ें जरूर। या होर्डिंग की बात मैं करता हूँ, होर्डिंग जरूर पकड़ें आप, ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो बेहतर हो जाती है। प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट में, डिमांड सप्लाई की बेसिस पे आप इंश्योर करें कि डिमांड सप्लाई अपनी जगह पर हो। अगर कोई होर्डिंग करता है उसको पकड़ें, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि आपके करेंसी की सर्कुलेशन अच्छी खासी हुई है, और वो क्यों हुई है? गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से नोट छपे हैं। जब नोट छपते हैं ना तो लोगों के हाथों में ज्यादा करेंसी जाती है, जब ज्यादा करेंसी जाती है तो महंगाई में इजाफा होता है। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को देखना है, स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसीज को देखना है, तो पिछले 10 साल 15 साल में क्या पॉलिसीज अपनाई है, जिसके इम्पैक्ट क्या है और अब वो नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई ज्यादा होती है। और फिर ऑफकोर्स इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, फिर आपको रुपी डिवैल्यू होता है, रुपी में स्टेबिलिटी नहीं आती क्योंकि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
फिर साथ साथ आपके फ्लड्स आ जाते हैं। अच्छा। आपका जो पूरा सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर का वो ठीक नहीं है, आप एग्रीकल्चर की यील्ड नहीं बढ़ाते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, इतनी सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, इसकी वजह से ये सारे इफेक्ट जो है ना नॉर्मलाइज हो सकते हैं, आम आदमी को फायदा हो सकता है। बट ठीक। ऑफकोर्स आपने प्लान नहीं करना, रिफॉर्म्स नहीं करने, स्ट्रेटजी नहीं करनी, तो ये हाल जो है फिर ऐसे ही रहेगा। देखते हैं जी क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मच।